कल्पना कीजिए एक ऐसे जादुई घड़े की जिसमें से जितना पानी निकालो वो अंदर ही अंदर उतना ही और भर जाता है। हाँ, सुनने में तो ये किसी पुरानी लोक कथा जैसा ही लगता है ना? बिल्कुल। लेकिन आज के स्रोतों के इस ढेर को अनपैक करते हुए मतलब जो सबसे पहली और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है ना, वो ये है कि भारत ने असल में एक ऐसा ही न्यूक्लियर रिएक्टर तैयार कर लिया है। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो एक तरफ हमारे पास ये जादुई ऊर्जा है और वहीं दूसरी तरफ दुनिया के सिर पर टिक टिक करता 348 ट्रिलियन डॉलर के भारी भरकम कर्ज का बम है। जो कि एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। हाँ, और इन सब के बीच मतलब सिलिकॉन वैली से आवाज आ रही है कि भविष्य में इंसानों को काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आज के इस डीप डाइव में हम इन्हीं बिखरे हुए तारों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए हमें इन अलग-अलग दिखने वाली घटनाओं के बुनियादी कारणों में जाना होगा, है ना? बिल्कुल, देखिए, चाहे वो तमिलनाडु के कल्पक्कम का नया न्यूक्लियर रिएक्टर हो, या मिडल ईस्ट का तनाव हो, या फिर सिक्किम का वो बेहद दिलचस्प आर्थिक मॉडल, ये सब एक ही धागे से बंधे हैं। और वो धागा क्या है? वो धागा है सीमित संसाधनों के बीच नियंत्रण हासिल करने की जद्दोजहद। क्या बात है। तो चलिए सबसे पहले कल्पक्कम की उस तकनीकी छलांग की बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल। तमिलनाडु में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, मतलब जिसे हम PFBR कहते हैं, वो सफल हो गया है। मैंने जादुई घड़े वाली एनालॉजी तो दे दी, लेकिन एक सेकंड, ये ब्रीडर का मतलब क्या है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। क्योंकि मतलब सामान्य तौर पर तो रिएक्टर ईंधन को जलाता है और बिजली बनाता है ना, फिर ये नया ईंधन कैसे ब्रीड या पैदा कर सकता है? ये विज्ञान आखिर काम कैसे करता है? देखिए, ये सवाल इस पूरी तकनीक के बिल्कुल केंद्र में है। पारंपरिक रिएक्टर में क्या होता है कि यूरेनियम जलता है और बस राख बच जाती है। हाँ, वो तो एक आम प्रक्रिया है। सही कहा। लेकिन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की बनावट एकदम अलग होती है। इसमें मुख्य ईंधन के चारों ओर एक ऐसा मटेरियल रखा जाता है जो खुद जलकर बिजली नहीं बना सकता। अच्छा, तो फिर वो वहां करता क्या है? यही तो जादू है। जब मुख्य ईंधन जलता है ना, तो उसमें से बहुत तेज गति वाले न्यूट्रॉन निकलते हैं। ये न्यूट्रॉन जब उस बाहरी मटेरियल से टकराते हैं तो एक रासायनिक बदलाव होता है। ओ, मतलब एक रिएक्शन होता है। बिल्कुल। और वो बेकार पड़ा मटेरियल एक नए इस्तेमाल होने लायक न्यूक्लियर ईंधन में बदल जाता है। अरे वाह! मतलब ये रिएक्टर जितना ईंधन खपत करता है उससे थोड़ा ज्यादा नया ईंधन ब्रीड कर देता है। और आपको पता है, रूस के बाद भारत दुनिया का केवल दूसरा देश है जिसने इस तकनीक को इस स्तर पर सफलतापूर्वक लागू किया है। सच में? ये तो सच में किसी जादुई प्रक्रिया जैसा है। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि भारत को इसकी इतनी सख्त जरूरत क्यों पड़ी? मतलब दुनिया के बाकी देश भी तो परमाणु ऊर्जा बना ही रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह भारत का भूगोल है। भूगोल? वो कैसे? देखिए, पारंपरिक रिएक्टर चलाने के लिए यूरेनियम चाहिए, जो भारत के पास बहुत कम है। हमें इसे आयात करना पड़ता है। लेकिन भारत के पास एक दूसरा खजाना है, और वो है थोरियम। अच्छा। थोरियम। हाँ। दुनिया का लगभग 25% थोरियम हमारे ही समुद्र तटों की रेत में मौजूद है। अच्छा। तो भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम 3 चरणों वाला है। पहला चरण था यूरेनियम आधारित रिएक्टर, जो हम दशकों से चला रहे हैं। ठीक है। और कल्पक्कम का ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ही हमारा दूसरा चरण है। इसकी सफलता इसलिए क्रूशियल है क्योंकि यही वो तकनीक है जो भविष्य में हमारे विशाल थोरियम भंडार को न्यूक्लियर ईंधन में बदलेगी। और वो हमारा तीसरा चरण होगा। जो रिसर्च नोट्स यहाँ मौजूद है, मतलब उनके आंकड़े वाकई हैरान करते हैं। अनुमान है कि इस थोरियम रिजर्व की मदद से भारत अगले 400 सालों तक हर साल 500 गीगावाट बिजली पैदा कर सकता है। बिल्कुल। और ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर हम तुलना करें तो 2024-25 में पूरे देश की जो पीक डिमांड थी वो इसका आधा भी नहीं थी। यानी ये ऊर्जा सुरक्षा के लिए एकदम मास्टर स्ट्रोक है। हाँ, और ऊर्जा आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है, इसे समझने के लिए हमें बस आज के मिडल ईस्ट को देखना होगा। एकदम सही कहा आपने। ऊर्जा के लिए दूसरे देशों या समुद्री रास्तों पर निर्भर रहने का जोखिम वहां साफ नजर आ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच जो 40 दिन का युद्ध विराम या सीज फायर हुआ था, वो अब टूटता हुआ दिख रहा है। और इसके पीछे की वजह भी तो बहुत उलझी हुई हैं। इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखे हुए हैं और ईरान ने इसे सीज फायर का उल्लंघन मानते हुए खाड़ी देशों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और स्थिति और भी गंभीर हो रही है। हाँ, क्योंकि सबसे खतरनाक बात जो स्रोतों में उभर कर आई है वो ये है कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य
मतलब जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं, उसे खोलने से पीछे हट रहा है। जो कि ग्लोबल सप्लाई के लिए बहुत क्रिटिकल है। बिल्कुल। दुनिया का 20 से 30% तेल इसी संकरे समुद्री रास्ते से गुजरता है। पर यहाँ एक बहुत दिलचस्प एंगल है। वो क्या? इस पूरे सीज फायर में पाकिस्तान एक मध्यस्थ या पीस मेकर की भूमिका निभा रहा था। तो क्या वो रोल पूरी तरह फेल हो गया? ऐसा लगता है कि पाकिस्तान सिर्फ एक चिट्ठी पत्री पहुंचाने वाला बनकर रह गया, जिससे दोनों पक्षों में अविश्वास कम होने के बजाय और बढ़ गया। देखिए, भू राजनीति में मध्यस्थ की अपनी साख बहुत मायने रखती है। जब दो महाशक्तियों के बीच अविश्वास चरम पर हो तो मध्यस्थ को दोनों तरफ भरोसा कायम करना होता है, जो कि वो नहीं कर पाए। बिल्कुल। पाकिस्तान ऐसा करने में विफल रहा। अगर हम अमेरिका और ईरान की शर्तों को गहराई से देखें तो उनमें कोई तालमेल था ही नहीं। मतलब शर्तें एकदम अलग थीं। हाँ, अमेरिका चाहता है कि ईरान यूरेनियम का संवर्धन पूरी तरह रोक दे और हुर्मुज स्ट्रेट को अमेरिकी निगरानी में खोला जाए। और ईरान क्या चाहता है? दूसरी तरफ ईरान की शर्त है कि उस पर लगे सारे आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएं, युद्ध का मुआवजा मिले और संयुक्त राष्ट्र से इसका प्रस्ताव पास हो। मतलब एक पक्ष पूरी तरह से हथियार डलवाना चाहता है और दूसरा पक्ष आर्थिक आजादी मांग रहे हैं। और इन शर्तों के बीच ना 8 और 9 अप्रैल को एक बहुत बड़ी कूटनीतिक घटना हुई। जी, वो फोन कॉल? हाँ, ईरान और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों ने फोन पर बात की। युद्ध शुरू होने के बाद ये उनका पहला आधिकारिक संपर्क है। ये फोन कॉल पश्चिमी एशिया की राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट है। वो कैसे? क्योंकि खाड़ी देश दशकों से अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें यह समझ आ रहा है कि अमेरिकी सुरक्षा कवच उन्हें हर आज से नहीं बचा सकता। मतलब उन्हें खुद ही रास्ते निकालने होंगे। बिल्कुल। क्षेत्रीय स्थिरता के लिए उन्हें आपस में, यहाँ तक कि ईरान जैसे पुराने प्रतिद्वंदी से भी सीधे बात करनी होगी। और इस हॉर्मुज जल डमरू मध्य के ब्लॉक होने का जो सबसे सीधा और भयानक असर हो रहा है, वो दुनिया भर की जेबों पर हो रहा है, महंगाई के रूप में। हाँ। रुचित शर्मा का जो आर्टिकल आज हमारे सामने है, वो एक डरावनी तस्वीर पेश करता है। आज दुनिया का कुल कर्ज $348 ट्रिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है ना? ये ग्लोबल जीडीपी के 3 गुने से भी ज्यादा है। G7 देशों का जो औसत सरकारी कर्ज जीडीपी के 20% के आसपास हुआ करता था, वो अब 100% को पार कर चुका है। इस कर्ज के खतरे को हम 1970 के दशक के तेल संकट से तुलना करके समझ सकते हैं। अच्छा, तब क्या हुआ था? जब 70 के दशक में तेल की कीमतें अचानक बढ़ी थीं, तब सरकारों के पास कर्ज कम था। उनके पास इतना पैसा था कि वो जनता को राहत देने के लिए सब्सिडी दे सकें या खुद नुकसान उठा सकें। मतलब उनके पास एक बफर था। बिल्कुल। लेकिन आज स्थिति उलट है। सरकारें पहले से ही गले तक कर्ज में डूबी हैं। अगर आज तेल महंगा होता है तो सरकारों के पास आम जनता को बचाने के लिए कोई शॉक एब्जॉर्बर नहीं है। बात तो सही है। जिससे पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ेगी। और भारत की स्थिति भी तो इस ग्लोबल शॉक से अछूती नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। हमारे स्रोतों के अनुसार चुनाव, मतलब खासकर कई राज्यों के विधानसभा चुनावों के कारण फरवरी के बाद से देश में तेल की कीमतें नहीं बढ़ी हैं, जो कि एक कृत्रिम रोक है। हाँ, अब अर्थशास्त्र का बुनियादी नियम कहता है कि अगर आप बाहर से महंगा तेल खरीद रहे हैं और अंदर सस्ता बेच रहे हैं, तो ये अंतर कहीं ना कहीं तो इकोनॉमी में एक छेद करेगा ही। लंबे समय तक इसे ऐसे ही रोके रखना एक टिक टिक करते बम जैसा है। हाँ, और इसी बम को फटने से रोकने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। तमाल बंद्योपाध्याय का विश्लेषण यहाँ बहुत काम आता है। उन्होंने क्या कहा है? आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को 5.25% पर बिना किसी बदलाव के रखा है। रेपो रेट अगर सरल शब्दों में कहें तो वो दर है जिस पर बैंक आरबीआई से कर्ज लेते हैं। मतलब ईएमआई पर इसका सीधा असर होता है? बिल्कुल। इसके स्थिर रहने का मतलब है कि फिलहाल ईएमआई और लोन महंगे नहीं होंगे। आरबीआई ने अपना रुख तटस्थ या न्यूट्रल बताया है। ठीक है। उन्होंने अनुमान लगाया है कि अगर कच्चा तेल $85 प्रति बैरल के आसपास रहता है तो वित्तीय वर्ष 2027 के लिए जीडीपी ग्रोथ 6.9% और महंगाई दर 4.6% रहेगी। लेकिन यहाँ मुझे ना एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? देखिए, अगर सब कुछ न्यूट्रल है, इकोनॉमी मजबूत है और ग्रोथ का अनुमान भी अच्छा है, तो आरबीआई गवर्नर के बयान में अनिश्चितता शब्द 7 बार और जोखिम शब्द 13 बार क्यों आया? ये एक बहुत ही बारीक पकड़ है। क्या ये उस बतख की तरह नहीं है जो पानी के ऊपर तो बिल्कुल शांत दिखती है, लेकिन पानी के नीचे उसके पैर बहुत तेजी से और घबराहट में चल रहे होते हैं?
पतक वाली ये एनालॉजी केंद्रीय बैंक की वर्तमान स्थिति को एकदम सटीक रूप से दर्शाती है ना? बिल्कुल। गवर्नर के बयान का अगर हम भाषाई विश्लेषण करें तो उसमें जोखिम 13 बार, अनिश्चितता 7 बार, बाधा 6 बार और दबाव 5 बार आया है। बाप रे, इतने सारे नकारात्मक शब्द। हाँ, और ये शब्दावली बता रही है कि आरबीआई बाहर से तो स्थिरता दिखाना चाहता है, लेकिन अंदर ही अंदर वे हॉर्मुज़ स्ट्रेट और सप्लाई चेन के टूटने से डरे हुए हैं। समझ रही हूँ। वे जानते हैं कि अगर कच्चा तेल $85 की सीमा तोड़कर $90 तक पहुंच गया तो भारत में महंगाई दर 5% को पार कर जाएगी और फिर ये न्यूट्रल रोक काम नहीं आएगा। तो एक तरफ हमारी वास्तविक अर्थव्यवस्था इन भारी भरकम कर्ज, महंगाई और सप्लाई चेन के झटकों से जूझ रही है जी। और दूसरी तरफ मतलब टेक दुनिया के अरबपति एक बिल्कुल ही अलग दुनिया की बात कर रहे हैं। आप एलन मस्क की बात कर रही हैं? हाँ, एलन मस्क का हालिया दावा है कि अगले 10 से 20 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमनॉइड रोबोट्स जैसे कि टेस्ला का ऑप्टिमस ये इंसानों का सारा काम संभाल लेंगे। उनके मुताबिक काम करना सिर्फ एक स्वैच्छिक शौक रह जाएगा और सबसे बड़ी बात, उनका कहना है कि भविष्य में पैसा नहीं बल्कि ऊर्जा ही दुनिया की असली मुद्रा या करेंसी होगी। देखिए, ऊर्जा के मुद्रा बनने की बात कल्पक्कम वाले हमारे न्यूक्लियर डेवलपमेंट से बहुत गहराई से जुड़ती है। हाँ, वो कनेक्शन तो है। लेकिन मस्क की ये जो काम न करने वाली भविष्यवाणी है, ये कोई नई नहीं है। 1930 में मशहूर अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने एक निबंध लिखा था, हमारे पोते पोतियों के लिए आर्थिक संभावनाएं। अच्छा, उसमें क्या था? उसमें उन्होंने बाकायदा गणित लगाया था कि तकनीकी प्रगति इतनी तेज होगी कि भविष्य में लोगों को दिन में सिर्फ 3 घंटे काम करना पड़ेगा। अरे वाह, ये तो 1930 की बात है। जी। इसके अलावा इयन एम बैंक्स की मशहूर साई-फाई किताबों की कल्चर सीरीज ने भी मस्क को बहुत प्रभावित किया है। उसमें क्या कहानी है? उसमें एक ऐसे समाज की कल्पना है जहां एआई सब कुछ चलाता है और इंसान सिर्फ कला या शौक पूरे करते हैं। लेकिन सोचिए, माफ कीजिएगा, ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है जिस पर हमारा ध्यान जाना ही चाहिए। क्या? जो एलन मस्क ये कह रहे हैं कि काम करना सिर्फ एक शौक रह जाएगा, उसी इंसान ने 2022 में ट्विटर का अधिग्रहण करने के बाद अपने कर्मचारियों को हफ्ते में 80 घंटे काम करने का फरमान सुनाया था। बिल्कुल, ये तो सबको याद है। और अभी हाल ही में खुद के लिए $1 बिलियन का भारी भरकम पे पैकेज भी लिया। अगर भविष्य में पैसे की कीमत नहीं रहनी है तो आज 80 घंटे के शिफ्ट और $1 बिलियन के पैकेज क्यों? ये कथनी और करनी का अंतर इस बात का सबूत है कि टेक उद्योग के इन यूटोपियन दामों और जमीनी हकीकत में आसमान जमीन का फर्क है। बिल्कुल सही। पेन स्टेट यूनिवर्सिटी का एक हालिया शोध इस गुब्बारे से हवा निकालता है। वो रिसर्च क्या कहती है? शोध ये स्पष्ट करता है कि एआई सॉफ्टवेयर के रूप में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन भौतिक दुनिया में काम करने वाले रोबोट्स बनाना और उन्हें मेंटेन करना आज भी अत्यधिक महंगा है। मतलब प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, उन्हें हर कारखाने और दफ्तर में तैनात करना आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं है। एआई निश्चित रूप से काम के तरीके को बदलेगा, कुछ जॉब्स खत्म होंगी और कुछ नई बनेंगी, लेकिन पूरी तरह से काम खत्म नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। यह मानवीय श्रम को पूरी तरह से अप्रासंगिक नहीं कर सकता। अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए इंसानों को काम करना ही होगा। तो इन बड़ी बड़ी साई-फाई भविष्यवाणियों और मिडिल ईस्ट के तनाव से चलिए एक बार फिर अपनी जमीन पर लौटते हैं। जी, स्थानीय राजनीति पर। हाँ, जब वैश्विक स्तर पर इतनी उथल-पुथल होना तो आम इंसान अपनी स्थानीय स्थिरता को मजबूत करना चाहता है। बिल्कुल। हाल ही में असम, केरल और पुदुचेरी में जो भारी मतदान हुआ है वो इसी का एक उदाहरण लगता है। मेरे सामने रखे इन आंकड़ों पर नजर डालें तो असम में 84.42%, केरल में 75.01% और पुदुचेरी में 72.40% वोटिंग हुई है। ये भारी मतदान आखिर क्या संकेत दे रहा है? इतनी बड़ी संख्या में लोगों का घरों से निकलकर वोट देना बताता है कि वैश्विक अनिश्चितता के दौर में लोग स्थानीय गवर्नेंस को लेकर बहुत मुखर हैं। समझ रही हूँ। इन चुनावों के राजनीतिक समीकरण बहुत जटिल हैं। जैसे असम में हाल ही में परिसीमन हुआ है। परिसीमन मतलब चुनाव क्षेत्रों का दोबारा बंटवारा। बिल्कुल, जनसंख्या के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करना। इस बदलाव के कारण वहां मुस्लिम बहुल सीटों की संख्या 35 से घटकर 23 हो गई है, जिसने पूरे राजनीतिक गणित को पलट दिया है। ओह, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। और केरल में क्या स्थिति है? केरल में वामपंथी दलों की अग्नि परीक्षा है। पिछली बार उन्होंने वहां 99 सीटें जीती थीं और अब ये उनके लिए अपना आखिरी बड़ा गढ़ बचाने की लड़ाई है। और जब हम स्थानीय गवर्नेंस और विकास के मॉडल की बात कर ही रहे हैं
तो आज के स्रोतों में सिक्किम की केस स्टडी सबसे ज्यादा चमकती है। हाँ, सिक्किम का मॉडल वाकई शानदार है। सिक्किम का आर्थिक मॉडल मुझे बिल्कुल किसी स्मार्ट प्रीमियम स्टार्टअप जैसा लगता है। मतलब ऐसा स्टार्टअप जिसने भीड़ के साथ भागने के बजाय एक बहुत ही हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला रास्ता चुना और आज वो मुनाफे में है। स्टार्टअप का पिवट वाला ये विचार सिक्किम पर एकदम सटीक बैठता है ना? आज सिक्किम की प्रति व्यक्ति आय लगभग 5.5 लाख रुपए, जबकि उसी के पड़ोस में अरुणाचल प्रदेश की आय मात्र 2.35 लाख रुपए। बाप रे, 2 गुने से भी ज्यादा का अंतर। हाँ, और इस अंतर के पीछे बहुत सोची समझी नीतियां हैं। देश का 15% फार्मास्यूटिकल उत्पादन आज इस छोटे से पहाड़ी राज्य में हो रहा है। कमाल है। उन्होंने केंद्र सरकार के विशेष पैकेजों का इस्तेमाल सिर्फ तात्कालिक फायदों के लिए नहीं किया, बल्कि ठोस इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए किया। और उनके पर्यटन और कृषि को संभालने का तरीका भी तो किसी बिजनेस मास्टर क्लास से कम नहीं है। बिल्कुल। सिक्किम ने ये तय किया कि उन्हें लाखों की संख्या में आने वाली ऐसी भीड़ नहीं चाहिए जो सिर्फ कचरा फैलाए। उन्हें ऐसे पर्यटक चाहिए जो नियम माने और ज्यादा खर्च करें। प्रीमियम टूरिज्म। हाँ, राजधानी गैंगटोक में ओवरटेकिंग सख्त मना है। टैक्सीज का सिस्टम बहुत स्मार्ट तरीके से बटा हुआ है। वो कैसे? गैंगटोक से छांगू झील तक छोटी टैक्सियां जाती हैं और उससे आगे सिर्फ बड़ी टैक्सियां। इससे होता यह है कि परिवहन का काम किसी एक बड़े ठेकेदार के पास ना जाकर स्थानीय ड्राइवरों के बीच बढ़ जाता है। क्या बात है। और स्थानीय लोगों की जेब में पैसा पहुंचाने का यही मॉडल उन्होंने कृषि में भी अपनाया है। जी। 13 साल तक लगातार मेहनत करने के बाद सिक्किम देश का पहला पूर्ण जैविक या ऑर्गेनिक राज्य बना। लेकिन ये आसान तो नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। शुरुआत में ये बहुत ही दर्दनाक फैसला था। जब रातों रात रासायनिक खादों पर प्रतिबंध लगा तो पैदावार गिरी और किसानों को भारी नुकसान हुआ। जैसे स्टार्टअप में शुरुआती घाटा होता है। एकदम सही। ये बिल्कुल किसी स्टार्टअप के उस दौर जैसा था जब वो अपना प्रोडक्ट बदलता है, लेकिन आज उनका वो प्रीमियम मार्केट फिट हो चुका है। अच्छा। सिक्किम की जैविक दाल जो सामान्य तौर पर देश में 200 रुपए किलो बिकती है, उसे वे अपनी ब्रांड वैल्यू के दम पर 300 रुपए किलो तक बेच रहे हैं। वाह। उन्होंने अपनी भौगोलिक चुनौती को, मतलब समतल जमीन की कमी को स्वीकार किया और क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पर खेला। कमाल का नजरिया है। तो चलिए आज के इस लंबे और बेहद दिलचस्प सफर के सारे तारों को एक साथ समेटते हैं। बिल्कुल। हमने शुरुआत की कलपक्कम के उस न्यूक्लियर जादुई घड़े से जो अपना ईंधन खुद बनाता है। फिर हमने देखा कि कैसे हॉर्मोज जलडमरू मध्य में मंडराता तेल संकट दुनिया के $348 ट्रिलियन के कर्ज वाले बम को ट्रिगर कर सकता है। हमने ये भी समझा कि क्यों आरबीआई न्यूट्रल दिखने के बावजूद अंदर 13 अलग-अलग जोखिमों से जूझ रहा है। जी। इसके बाद हमने एलन मस्क के उस दावे का विश्लेषण किया कि एआई के आने से काम सिर्फ एक शौक रह जाएगा, और अंत में हमने सिक्किम के उस शानदार स्टार्टअप जैसे मॉडल को देखा जिसने शुरुआती दर्द सहकर आज अपना एक प्रीमियम मुकाम बना लिया है। देखिए, इन सभी अलग अलग दिखने वाली जानकारियों को एक साथ रखने पर एक बहुत ही गहरा विचार उभर कर सामने आता है। वो क्या? एलन मस्क की यह भविष्यवाणी कि भविष्य में पैसा नहीं बल्कि ऊर्जा ही दुनिया की असली करेंसी होगी, इसे अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो तस्वीर बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? जरा इस बात पर गौर करें कि कलपक्कम में मिली वो न्यूक्लियर छलांग जो थोरियम की मदद से हमें अगले 400 साल तक असीमित ऊर्जा दे सकती है, क्या वो भारत को भविष्य की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने की चाबी नहीं है? अरे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इतिहास गवाह है कि भारत के पास यूरेनियम का कम होना हमारी सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती थी, लेकिन शायद इसी कमी ने हमें थोरियम आधारित तकनीक विकसित करने के लिए मजबूर किया। मतलब मजबूरी ही आविष्कार की जननी है। बिल्कुल। एक तरह से जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी वही अब भविष्य की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रही है। ये सच में एक ऐसा विचार है जो लंबे समय तक दिमाग में गूंजता रहेगा। एक कमजोरी का सबसे बड़ी ताकत में बदल जाना और ऊर्जा का नई करेंसी बन जाना। जी। इन सवालों और नए विचारों के साथ स्रोतों के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। दुनिया भर में बिखरी इन घटनाओं के पीछे के क्यों और कैसे को समझना ही हमें बेहतर ढंग से तैयार करता है। इन कड़ियों को जोड़ना और नई जानकारियों की खोज में लगे रहना हमेशा कुछ नया नजरिया देता है। बिल्कुल सही कहा। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और नए स्रोतों और गहन विश्लेषण के साथ।